Hello guys and welcome to the Maharera Preparatory Training by Syndicate. So चैनल पार्टनर्स, अभी रिसेंट में ये हुआ है कि महारेरा ने एक ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है सारे के सारे ब्रोकर्स के लिए, और अब जो है इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है और उसके साथ साथ अब ये मैंडेटरी हो गया है ताकि हमको हमारे कमीशंस मिल सके। तो सिंडिकेट एक एफर्ट कर रहा है आप लोग सब लोग को ट्रेनिंग देने के लिए, और मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ट्रेनिंग हम आपके लिए अरेंज कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग जो है आपको सिर्फ हेल्प करेगी पूरा का पूरा कंटेंट अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर आपने ये वीडियो देखी है और आपने ये पूरा का पूरा ट्रेनिंग कर लिया है, फिर भी आपको जो महारेरा की जो ट्रेनिंग एजेंसीज है उनके पास जाना ही होगा और उनके पास जाके जो है आपको ये ट्रेनिंग करनी ही होगी, और फिर जो है आपको एग्जाम के लिए जाना होगा। तो अगर आपने ये ट्रेनिंग कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ऑफिशियल ट्रेनिंग हो चुकी है। ये बहुत ही ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम आपको ये हेल्प करने के लिए, जो महारेरा के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है उनकी ट्रेनिंग जो है बहुत ही लंबी है, 20 घंटे की ट्रेनिंग है और आपको 5 दिन जो है उसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो इन केस अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप ये वीडियोस देख सकते हो, इसमें से आप सीख सकते हो। बट अगर आपने ये ट्रेनिंग की है तो आप डायरेक्टली जो है एग्जाम के लिए अपेयर नहीं कर सकते। आपको ऑफिशियल महारेरा ने जो इंस्टीट्यूट्स को बताया गया है ट्रेनिंग लेने के लिए, उनसे आपको ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी और फिर बाद में एग्जाम करना पड़ेगा। तो गाइज, आज के वीडियो में मैं आपको बहुत सारा नॉलेज देने वाला हूँ। नोटपैड और पेन लेके बैठिए, ये वीडियो सेव कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे जहाँ से आप जो है ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आप कौन से इंस्टीट्यूशन के पास जा सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग होने वाली है। हम ट्राई करेंगे जितना हो सके इसको सिंपल रखने के लिए। तो गाइज, महारेरा ने ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस लाए हैं ये क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली बात तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो कि महारेरा ने ये जो एजेंट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है ये उन लोग के लिए लेके आए हैं जो लोग, कोई भी क्लाइंट है, अगर आप खुद ब्रोकर हो या आप एक सीपी फर्म हो जिसके अंडर आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो साथ में काम कर रहे हैं या जो क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो सारे के सारे जो एम्प्लॉयज है आपके जो क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उन सब के साथ जो है आपको ये ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है, ये ट्रेनिंग करने के बाद जो है क्या ये मैंडेटरी है? तो ऑफ कोर्स मैंडेटरी है। अभी अगर आप कहीं पर भी, जो महारेरा का नया नोटिस आया है उसमें बताया गया है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी नहीं है तो आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी नहीं है और आप नया लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी आप नहीं कर पाओगे। तो इनडायरेक्टली महारेरा ने ये मैंडेटरी कर दिया है। अगर आप एक क्लोजिंग मैनेजर हो तो जब भी सेल क्लोज हो रहा है वहां पे भी जो है जो क्लोजिंग मैनेजर है उनका सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी मांगा जा रहा है। ओके, तो क्या ये मैंडेटरी है? ऑफ कोर्स ये मैंडेटरी है सारे के सारे लोगों के लिए। अब आप ये पूरी ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग के बाद एग्जाम करोगे, तो उसका आउटकम क्या आएगा? उसका आउटकम आएगा कि आपको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अगर आपके पास है तो ही आप जो है महारेरा के ब्रोकर बन सकते हो या फिर महारेरा के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपका लाइसेंस है ऑलरेडी तो आप जो है उसको रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी नहीं है तो आप आपका लाइसेंस जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। महारेरा ने रिसेंटली मोर देन 13,000 एजेंट्स के जो है लाइसेंस को टर्मिनेट कर दिया, रद्द कर दिया, क्योंकि उनके पास उन्होंने एग्जाम नहीं दी है या फिर उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी नहीं है। आई एम श्योर आप सब लोग को इसके बारे में न्यूज़ पता चली गई होगी। तो अब ये ट्रेनिंग किन के लिए है? तो अगर आप एक ब्रोकर हो आपके लिए तो ये ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ है तो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ के पास भी ये, जो भी एम्प्लॉयज़ आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं उन सब के लिए जो है ये सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी लेना ज़रूरी है। महारेरा का लाइसेंस लेना ज़रूरी नहीं है, पर आपके एम्प्लॉयज़ के पास सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना ज़रूरी है। तो अब आपको सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी मिलेगा कैसे? ओके, तो महारेरा ने जो है 4 ट्रेनिंग एजेंसीज है उनको ट्रेनिंग की अथॉरिटी दी है। वहाँ पे आपको ट्रेनिंग लेनी है। ट्रेनिंग जो है
ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से होती है। टोटल 20 घंटे की ट्रेनिंग है और 20 घंटे की ट्रेनिंग अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो 5 दिन के लिए होती है। रोज आपको 4 घंटे जो है वो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर आप ऑफलाइन के लिए जाते हो तो 2 या 2.5 दिन जो है आपको 10 बजे से लेके 6:30 बजे तक वहाँ पे बैठना पड़ता है। 10 से 6 वहाँ पे बैठना पड़ता है उनके इंस्टीट्यूशन में और ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ओके, सो जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा एग्जाम के लिए। एग्जाम में आपको टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 में से 40% मतलब 20 क्वेश्चन जो है वो आपको सही आंसर करना मैंडेटरी है। अगर आप 20 क्वेश्चन से ज्यादा आंसर नहीं कर पाते हो या फिर 40% अगर आप स्कोर नहीं कर पाते हो तो आपको वो एग्जाम फिर से अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। ओके, अब महारेरा ने जो है एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उन्होंने बताया था कि इसकी डेडलाइन जो है वो 1 जनवरी 2024 है एग्जिस्टिंग ब्रोकर्स के लिए। तो अगर आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस है और आपका रिन्यूअल पेंडिंग है तो आप आपका ईमेल वगैरह चेक करिए, महारेरा का पोर्टल चेक करिए, हो सकता है कि आपको महारेरा के एंड से नोटिस आई हो। अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रेनिंग पार्टनर्स कौन कौन है, उसकी कॉस्ट क्या है, एग्जामिनेशन कैसे देनी है और उसकी कॉस्ट क्या है। तो जब भी अगर आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे महारेरा ने जो है 4 एजेंसीज है इनको ऑथराइज किया है और मैक्सिमम ट्रेनिंग की कॉस्ट जो है बोली गई है 5,000 रुपीज एक्सक्लूडिंग जीएसटी। 18% जीएसटी इसके ऊपर आपको पे करनी पड़ेगी। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी उसके बाद आपको एग्जामिनेशन के लिए जाना पड़ेगा। एग्जामिनेशन जो है वो थर्ड पार्टी कंडक्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी IBPS जो है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शंस, ये एक इंस्टीट्यूशन है जो ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं और एग्जामिनेशन की फीस है 1,500 एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो दोनों ही चीजें करने के बाद जो है आपको मिलेगा, जब आपका रिजल्ट आएगा अगर आप क्लियर करते हो तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। ओके, हमने आपके लिए स्क्रीन पे उन लोगों के नंबर दे दिए हैं जो ये ट्रेनिंग एजेंसी से बिलोंग करते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अगर आपके पास पेन और पेपर है तो आप इसको नोट कर लीजिए। और आपने अगर ट्रेनिंग नहीं कर ली है तो आप इनमें से कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के पास जाके अपनी ट्रेनिंग करवा सकते हो। सो अब देखिए हम ये ट्रेनिंग आपके लिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि महारेरा का जो 20 घंटे का जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग बहुत ही बड़ा है, बहुत ही लंबा है, बहुत ही इलैबोरेटिव है और हो सकता है कि आपको सारे टॉपिक्स सही से अटेंड करने ना मिले या हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। तो हमारा ये जो एफर्ट है ये आपको हेल्प करेगा आपका लर्निंग कर्व कम करने में, आपको ज़्यादा अच्छे से समझने में हेल्प करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो महारेरा की ट्रेनिंग में कवर किए जाएंगे, जैसे रेरा का बैकग्राउंड क्या है, रेरा के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, महारेरा का बैकग्राउंड क्या है, उस एक्ट में, महारेरा के एक्ट में कितने चैप्टर्स है, कितने सेक्शंस है, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। महारेरा का वेब पोर्टल कैसे काम करता है वो आपको देखने मिलेगा। तो मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप महारेरा के पोर्टल पे जाएं और वेबसाइट एक्सप्लोर करें। ओके, की सर्विसेज क्या होती है प्रमोटर की, अलॉटीज की और रियल एस्टेट एजेंट्स की, साथ साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, पेनल्टीज क्या है, ये सारी चीजें जो है वो आपको बताया जाएगा। उसके साथ साथ रियल एस्टेट के कुछ बेसिक्स भी है, जैसे स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, TDR, ये सब कैसे कैलकुलेट होता है, कहाँ पे कैलकुलेट होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन बताई जाएगी इस पूरे ट्रेनिंग में। ओके, अब देखो हम कैसे आपके लिए वैल्यू ऐड कर रहे हैं। सिंडिकेट एज अ प्रॉपर्टी बिजनेस एंटिटी आपको कैसे हेल्प कर रहा है यहाँ पे। तो हम आपके लिए एक प्रेपरेटरी ट्रेनिंग, तो आप ये ट्रेनिंग देख रहे हो, आपको इसमें से सीखने मिलेगा, आप ये ट्रेनिंग लीजिए। उसके बाद जो है आपका लर्निंग लोड जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। हम आपके लिए जो है गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं समझ रहा है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके RM को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो बाकायदा आपको बता देंगे सारी की सारी चीज़ें। और उसके साथ साथ हम आपको एक मॉक टेस्ट भी देंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम मॉक टेस्ट भी जो है आपके लिए असाइन कर देंगे, ताकि आपको एक प्रैक्टिस सेशन मिल जाए कि कैसे ट्रेनिंग होती है, कैसे आपको एग्जाम देना है, एग्जाम में कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ऑप्शंस क्या होंगे, वो आपको समझ में आएगा।
और अगर आपका कोई डाउट्स वगैरह है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे कनेक्ट करके क्लियर कर सकते हो। तो ये एक वैल्यू ऐड कर रहा है सिंडिकेट आपके लाइफ में। हम चाहते हैं कि हमारे सारे के सारे जितने भी चैनल पार्टनर्स हैं वो महारेरा सर्टिफाइड हो जाए, उन सबको एक सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी मिल जाए। तो अब आपको क्या करना है, आप ये जो पर्टिकुलर ट्रेनिंग है वो देखिए। ये देखने के बाद आप मॉक टेस्ट लीजिए। मॉक टेस्ट लेने के बाद जो है आप 20 आवर्स की जो महारेरा ने जिन ट्रेनिंग एजेंसीज के पास आपको बताया गया है, मैं नंबर शेयर किया है मैंने आप लोगों के साथ, वहाँ पे आप जा सकते हो और वहाँ पे आप ट्रेनिंग लीजिए। फिर आपको एग्जाम के लिए अपेयर करना है। एग्जाम के लिए पहले तो रजिस्टर करना है, उसके बाद अपेयर करना है। अपेयर करने के बाद आपको एग्जाम क्लियर करनी है, तब आपको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। बहुत सारे चैनल पार्टनर्स जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए अपनी एग्जाम, तो हमने उनके लिए जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड किया है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, और हमसे कांटेक्ट करने के बाद जो है आप ये सारी चीज़ें जो है आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ओके, तो ये हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी हम लोग डीप डाइव करने वाले हैं हमारी पूरी की पूरी इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग में। पूरी की पूरी मतलब आपको जो 20 घंटे की ट्रेनिंग है उसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, हम आपको जो है 1-2 घंटे में 2-2.5 घंटे में इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे। और आप जब 20 घंटे की ट्रेनिंग लोगे तब आपको एक्चुअली ये सारे टॉपिक्स जो है, सारे कॉन्सेप्ट जो है वो ईजी जाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं विद इंट्रोडक्शन टू रेरा। तो जैसे रेरा एक्ट है, रेरा में आपको बताना चाहूँगा बहुत सारे स्टेट्स, इंडिया के सारे स्टेट्स में अवेलेबल है। उसके साथ साथ जो है रेरा इंटरनेशनली भी अवेलेबल है। तो रेरा का फुल फॉर्म और उसके साथ साथ उसका इंट्रोडक्शन, हम महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र का जो रेरा है उसको महारेरा बोला जाता है। तो ये एक्ट कब आया था और इसको कब डेवलप किया गया था, अब जो भी मैं आपको डेट्स बताऊंगा या जो भी चीज़ें मैं आपके साथ हाईलाइट करने वाला हूँ, प्लीज़ ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए, इसको याद रखिए, क्योंकि आपको एग्जाम में इन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो हम आपको हेल्प कर रहे हैं कि आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपकी एग्जाम जो है आप एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करें। ओके, सो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, रेरा का फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसको डेवलप किया गया था या फिर इसको जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया था वो था अंडर द रेगुलेशंस एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, जिसको रेरा बोला जाता है। एंड इस लॉ को पास किया गया था ऑन द 1 मई 2016, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ था वो था ऑन द 1 मई 2017। ये दोनों ही डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसका नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो रेरा लॉ जो है वो क्यों इम्प्लीमेंट किया गया था इसके बारे में, या फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स जो है या उसका पर्पस जो है वो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। तो इसके 5 मेन रीजंस है जिसकी वजह से रेरा लॉ जो है वो पास किया गया था। पहला रीजन ये था कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक क्लाइंट के पास अवेलेबल नहीं होती थी। जैसे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन है, अगर प्रोजेक्ट वैलिड है, इनवैलिड है, टाइटल क्लियर है या नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है एक अलॉटी के पास, एक होम बायर के पास अवेलेबल नहीं होती थी। तो महारेरा की वजह से महारेरा की वेबसाइट पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ओके, नो प्रॉपर फोरम फॉर ग्रीवियंसेस रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर। तो पहले कभी भी प्रॉपर्टी के रिलेटेड डिस्प्यूट होता था तो कोर्ट में चले जाते थे। अब वही जो है, अगर प्रॉपर्टी के रिलेटेड, न्यू प्रॉपर्टीज के रिलेटेड डिस्प्यूट है तो वो महारेरा को अथॉरिटी दी गई है कि वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस वर लूप साइडेड एंड हेवीली इन फेवर ऑफ डेवलपर। इसका मतलब ये होता है कि डेवलपर के पास एक अपर हैंड होता था जब भी वो कोई भी डील करते थे, बट क्योंकि अब सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होती है, ये शिफ्ट हो रहा है और ये जो है एक कस्टमर सेंट्रिक मार्केट बनते जा रहा है। ओके, सन्ड्री अब्यूजेस एंड माल प्रैक्टिसेस, एक फ्लैट 2 जन को बेच दिया, या फिर फ्लैट डिले कर दिया, या फिर फ्लैट का कॉस्ट बढ़ा दिया, अननेसेसरी कैंसलेशन कर दिया, ये सारी चीजें जो है रोकने के लिए बनाया गया है। एट द सेम टाइम ह्यूज डिलेज इन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कंप्लीशन। तो पहले ऐसा होता था कि बिल्डर की मर्जी होती थी कि वो जब चाहे तब प्रोजेक्ट क्लियर कर सकते थे, बट अभी जो है इन्होंने
मैंडेटरी कर दिया है कि आपको एक डेट बतानी पड़ेगी जब आप प्रोजेक्ट को रजिस्टर करोगे, उसके साथ साथ आप उस प्रोजेक्ट को कब कंप्लीट करोगे ये भी जो है मैंडेटरी किया गया है। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये सारे डिटेल्स है जिसके रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव्स है रेरा एक्ट के। बढ़ते आगे, तो रेरा का जो एक्ट है टोटल पूरा का पूरा जो लॉ पास किया गया है, उस लॉ में टोटल 10 चैप्टर्स है और 92 सेक्शंस है। ओके, तो जब हम बात करते हैं 10 चैप्टर्स की, तो 10 चैप्टर्स के अंदर अलग अलग सेक्शंस है। तो ये 10 चैप्टर्स क्या क्या है? तो पहला चैप्टर तो प्रिलिमिनरी चैप्टर है जहाँ पे सारे डेफिनेशंस दिए गए हैं। सेकेंड चैप्टर में बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन, रियल एस्टेट एजेंट को कैसे रजिस्टर करना है, साथ ही साथ अगर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है तो उसको कैसे रजिस्टर करना है वो बताया गया है। चैप्टर नंबर 3 में बताया गया है कि एक बिल्डर को जो है प्रमोटर बोला जाता है महारेरा एक्ट में, तो आप इसका नोट कर ले। तो जो प्रमोटर है, जो बिल्डर है, उसके ड्यूटीज और फंक्शंस क्या है। अलॉटीज मतलब जो क्लाइंट है, जो घर परचेज कर रहा है, उसकी क्या राइट्स एंड ड्यूटीज है। महारेरा की जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनकी क्या ड्यूटीज है। सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल जो इनका हाईएस्ट अथॉरिटी है, या फिर जो सेंट्रल काउंसिल है, उन्होंने क्या पावर्स दिए हैं वो बताता है। द रियल एस्टेट एपलेट ट्राइब्यूनल, तो एपलेट ट्राइब्यूनल महारेरा की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है और वो केसेस सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके क्या रोल्स है, पेनल्टीज क्या है, ये आपको बताया गया है चैप्टर नंबर 8 में। अकाउंट्स, फाइनेंस, ऑडिट्स एंड रिपोर्ट्स आपको एक्सप्लेन किया गया है इन चैप्टर नंबर 9 एंड इन चैप्टर नंबर 10 में जो भी मिसलेनियस चीजें हैं वो एक्सप्लेन की गई है। तो अब हम इसको जो है और आगे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कौन सी चीजें जरूरी है, और उसके साथ साथ 4 ऐसे एक्सेप्शंस है जहाँ पर जो है महारेरा में रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं है। तो ये 4 एक्सेप्शंस कौन से है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एरिया ऑफ लैंड प्रपोज्ड टू बी डेवलप्ड डज नॉट एक्सीड 500 स्क्वायर मीटर्स। तो अगर कोई भी लैंड है जिसपे 500 स्क्वायर मीटर से कम का डेवलपमेंट हो रहा है, 500 स्क्वायर मीटर्स अगर आप स्क्वायर फुट में कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 5300 स्क्वायर फुट के आसपास आएगा। तो नॉर्मली ये साइज के बंगलोज होते हैं, या फिर अगर आप देखोगे तो प्राइवेट हाउसेस जो होते हैं वो ये साइज के होते हैं। तो उनका अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो महारेरा में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। Number of apartment proposed to be developed does not exceed 8 exclusive all faces। तो अगर कोई बिल्डिंग बन रही है जिसमें 8 या उससे कम अपार्टमेंट बनने वाले हैं तो भी उसको महारेरा में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि जैसे हमने पहला पॉइंट देखा कि 500 स्क्वायर मीटर से कम का डेवलपमेंट चाहिए। ओके, उसके साथ साथ 8 से कम जो है आपको चाहिए उसमें अपार्टमेंट। तो अगर आप 8 घर बना रहे हो बट उसका डेवलपमेंट 1000 स्क्वायर मीटर्स का हो रहा है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। कोई भी अगर कंडीशन है जिसको अगर आप एक्सीड करते हो, या फिर ये जो एक्सेप्शन दिए गए उसमें अगर एक्सीड हो रहा है तो वहां पे जो है आपको रजिस्टर करना मैंडेटरी है। ओके, promoter has received completion certificate for real estate project prior to the commencement of this act। इसका मतलब ये होता है कि अगर समझो कोई प्रोजेक्ट है जहाँ पे ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट या फिर कमेंसमेंट सर्टिफिकेट जो है 1 मई 2017 के पहले आ चुका है, तो भी उस प्रोजेक्ट को महारेरा के साथ रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 1 मई 2017 के पहले कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो आपको रजिस्टर करने की जरूरत पड़ेगी इन महारेरा। ओके, फॉर द पर्पस ऑफ रिनोवेशन, रिपेयर, रीडेवलपमेंट which does not involve marketing, advertising, selling or new allotment of apartments, plot or building as the case may be under the real estate project। तो अगर समझो कोई बिल्डिंग है जहाँ पे रिपेयर्स हो रहे हैं या रेनोवेशन हो रहा है तो उसको भी रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पे रीडेवलपमेंट हो रहा है और रीडेवलपमेंट होने के बाद
जितने उसके अंदर टेनेंट्स थे उन्हीं टेनेंट्स को घर दिया जा रहा है। कोई भी फ्रेश इन्वेंट्री नहीं बन रही है वहां पे, मतलब कोई भी घर जो है वो नया बेचा नहीं जाने वाला है। तो उस प्रोजेक्ट को भी महारेरा के साथ रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। ओके और अगर कोई बिल्डर इन एक्सेप्शंस के अलावा अगर कोई बिल्डर जो है ये फॉलो नहीं करता है तो उनको जो है अप टू 3 साल की जेल हो सकती है और उसके साथ साथ जो है 10% फाइन लग सकता है प्रोजेक्ट कॉस्ट की। तो अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 10 करोड़ तक का फाइन लग सकता है और 3 साल तक की जेल हो सकती है। तो ये 4 एक्सेप्शंस है जहां पे महारेरा में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। इनके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको रजिस्टर करने की जरूरत पड़ने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज अ रियल एस्टेट एजेंट अगर हम बात करते हैं तो अगर एक रियल एस्टेट एजेंट है, अगर आप एज अ ब्रोकर काम करना चाहते हो महाराष्ट्र में, अगर आप फ्रेश प्रॉपर्टीज में डील कर रहे हो तो आपको रजिस्टर करना मैंडेटरी है। और अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी बेची है पर आप रजिस्टर्ड नहीं हो महारेरा के साथ तो वहां पे आपको 10,000 रुपीज पर डे का फाइन लग सकता है। और जो भी घर आपने बेचा है या फिर जो भी चैनल पार्टनर है उन्होंने कोई भी घर की डील करी है तो उसके अप टू 5% तक का जो है आपको फाइन लग सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने अगर 1 करोड़ का घर बेचा है, एग्रीमेंट वैल्यू 1 करोड़ की थी, तो 5% मतलब 5 लाख तक का जो है फाइन लग सकता है। 10,000 रुपीज पर डे एक्यूमुलेट होते होते मैक्सिमम 5 लाख तक का जो है आपको फाइन लग सकता है। तो इसलिए जो है महारेरा का सर्टिफिकेशन करना और महारेरा लाइसेंस नंबर लेना मैंडेटरी हो गया है महाराष्ट्र के सारे ब्रोकर्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो स्लाइड आप सामने देख रहे हो इसमें हमने बताया है कि महारेरा के पिलर्स क्या क्या है। तो बेसिकली 5 पिलर्स है महारेरा के। इन पिलर्स को जो है महारेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। पूरा का पूरा एक्ट जो है महारेरा का वो बनाया गया है इन 5 पिलर्स पे। तो पहला पिलर जो है उसको नाम दिया गया है ट्रांसपेरेंसी। तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, तो बिल्डर भी अकाउंटेबल है, अलॉटी भी अकाउंटेबल है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ये सारे टॉपिक्स हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन, सिटीजन सेंट्रिसिटी, तो जो भी लॉ है वो इस तरीके से बनाया गया है कि जो घर ले रहे हैं उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए। और लास्ट वाला पार्ट है कंप्लायंस का। ओके ये पूरा का पूरा महारेरा एक्ट जो है इन 5 पिलर्स को बेस रख के बनाया गया है। अब हम सारी चीजें जो है डिटेल में देखेंगे। अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर कोई भी बिल्डर है उसे अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। तो ये इंफॉर्मेशन क्या क्या है, जैसे बिल्डिंग के प्लान्स हो गए, जो भी अप्रूवल्स है वो हो गए, कंस्ट्रक्शन अपडेट्स हो गए, सर्टिफिकेट्स हो गए, एडवर्टाइजमेंट जो है वो महारेरा के साथ शेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दिया गया है, builder has to take consent of at least 2/3 of the allottees for any change in the plan or alteration or transfer majority rights to third parties। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर बिल्डर को कोई भी चीज चेंज करनी है अपने प्लान में या उसको कोई भी चेंजेस लाने हैं, मॉडिफिकेशन करने हैं, तो जिन लोगों ने घर बुक किया है, जिन लोगों ने घर परचेज किया है, उनमें से 2/3 लोगों का परमिशन यस होना चाहिए, तभी जाके वो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज वो चेंज नहीं कर सकते। Cannot undertake cancellation of units in arbitrary manner। बिल्डर के पास अब राइट नहीं है कि वो डायरेक्टली कैंसलेशन कर सकते हैं, उनको एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा कि वो क्यों कैंसिल कर रहे हैं। डिलीवर विद इन प्री डिफाइंड टाइमलाइन, जो भी बिल्डर ने डेट दी है रजिस्ट्रेशन और कमेंसमेंट की, जब वो प्रोजेक्ट खत्म करेंगे उस डेट को जो है उनको रेफर करना पड़ेगा, उनको उस डेट को फॉलो करना पड़ेगा। Cannot advertise before the project is registered within महारेरा। तो यहाँ पे महारेरा ने बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल कर दिया है कि अगर आपके पास महारेरा का नंबर नहीं है तो आप जो है कोई भी
एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, कोई भी मार्केटिंग नहीं कर सकते उस प्रोजेक्ट की। ओके, क्लियरली मेंशन डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनिट्स एंड प्रोजेक्ट। तो महारेरा की वेबसाइट पे आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देखने मिल जाएगी कि कितने यूनिट्स है, उस यूनिट का साइज क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। ओके, अकाउंटेबिलिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे सब लोग जो उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है वो सारे के सारे जो है वो अकाउंटेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट, प्रमोटर, बिल्डर और बिल्डर के ऑफिस में काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे अकाउंटेबल हो जाते हैं अगर कुछ गलत हो जाता है तो। ओके, जब हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात करते हैं तो महारेरा ने कुछ गाइडलाइन शेयर करी है सारे प्रमोटर्स के साथ जो उनको अध्ययन करना ही पड़ता है। ओके, सो शेयरिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑन क्वार्टरली बेसिस। एक बिल्डर को अपने बिल्डिंग की, अपने प्रोजेक्ट की एक फाइनेंशियल रिपोर्ट एवरी क्वार्टर सबमिट करनी पड़ती है। एंश्योर फंड्स आर नॉट डाइवर्टेड। तो अगर किसी बिल्डर ने फंड्स लिए हैं तो वो सारे के सारे फंड्स जो है उनको उसी प्रोजेक्ट के लिए यूज करना है। वो एक प्रोजेक्ट के फंड्स किसी दूसरे प्रोजेक्ट में यूज नहीं कर सकते। प्रमोटर कैनॉट टेक मोर देन 10% बिफोर रिटर्न अग्रीमेंट। तो अगर बिल्डर ने 10% पैसा ले लिया है तब तक वो बुकिंग काउंट की जाएगी, बट अगर बिल्डर को 10% से ज्यादा पेमेंट चाहिए तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और रिटर्न अग्रीमेंट देना ही पड़ेगा। Okay, 70% of the amount should be deposited in a separate escrow account to cover the construction cost. I am sure आप लोग सब लोगों को पता होगा कि जब भी कोई बुकिंग होती है, बुकिंग होने के बाद जब पेमेंट जाती है तो दो अकाउंट्स में जाती है, या तो वो एस्क्रो अकाउंट में जाती है या तो बिल्डर के जो प्राइवेट अकाउंट होते हैं उसमें जाती है। बट अगर कोई भी बिल्डर पेमेंट ले रहा है तो हर एक प्रोजेक्ट का एक एस्क्रो अकाउंट बनेगा और उस एस्क्रो अकाउंट में जो है 70% पेमेंट डालना ही पड़ेगा। तो 1 करोड़ का घर है तो 70 लाख रुपीस जो है वो उनको एस्क्रो अकाउंट में ही डिपॉजिट करने पड़ेंगे। ओके, फंड्स विड्रॉन शुड बी यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। तो अगर एक बिल्डर है, उन्होंने बोला है कि मुझे फर्स्ट फ्लोर का स्लैब के लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसा उतना ही रेशियो में निकलना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है और एट द सेम टाइम फर्स्ट फ्लोर के स्लैब के लिए ही यूज होना चाहिए। वो पैसा पार्किंग के लिए यूज नहीं हो सकता। ओके, withdrawal should be proportionate to the construction work and shall require the approval of CA, architect and engineer। तो अगर कोई भी बिल्डर है उसको पैसे विड्रॉ करने हैं तो उसको 3 लोगों की परमिशन लगेगी। पहली बात तो उसको सीए, आर्किटेक्ट और इंजीनियर की परमिशन लगेगी। एट द सेम टाइम उन्होंने जिस चीज के लिए पैसे निकाले वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो अगर कोई चीज के लिए 10 लाख रुपए लग रहे हैं और बिल्डर मांग रहा है 20 लाख रुपए तो वो अप्रूवल नहीं दिया जाएगा सीए, आर्किटेक्ट और इंजीनियर से। तो इस तरीके से जो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन किया जा रहा है महारेरा के थ्रू कोई भी प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। सिटीजन सेंट्रिसिटी। अब सिटीजन सेंट्रिसिटी का मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा लॉ जो है वो इस तरीके से बनाया गया है कि जो घर ले रहा है वो प्रोटेक्टेड रहे, उनको कॉन्फिडेंस आए कि मैंने जो घर लिया है वो सही लिया है और मेरा जो घर लेने का डिसीजन है वो सही है, और उनको टाइम टू टाइम घर मिले। तो विजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन महारेरा वेबसाइट। तो महारेरा में जितने भी वेबसाइट पे बहुत सारी डिटेल्स होती है एक प्रोजेक्ट के रिलेटेड। आई एम श्योर आप लोग सब लोगों ने देखी होगी कभी ना कभी महारेरा की वेबसाइट। तो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए महारेरा वेबसाइट पे। चेंजेस टू बी अप्रूव्ड बाय 2/3 ऑफ द अलॉटीज। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई भी चेंज करना है प्रोजेक्ट में तो 2/3 अलॉटीज का जो है येस या नो लगेगा ही। ओके, शुड पे इंटरेस्ट टू द अलॉटी इफ द प्रोजेक्ट इज डिलेड। तो यहाँ पे देखो महारेरा ने गाइडलाइन सेट कर दी है कि अगर कोई बिल्डर है जिसका प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तो उस केस में जो है अलॉटी को, मतलब जो घर खरीद रहा है, उनको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अलॉटी लाइबल टू गेट रिफंड इफ विशेस टू विथड्रॉ। अगर किसी अलॉटी को
विड्रॉ करना है तो उसको रिफंड मिलना चाहिए। इसकी हम और डिटेल में बात करेंगे कितना रिफंड मिलता है। ओके, should form the society association within 3 months once 51% of the total purchasers have moved into the property। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी, अगर समझो जैसे ही 51% लोग जो है रहने आ गए हैं एक बिल्डिंग में, तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर जो है एक बिल्डर को सोसाइटी फॉर्मेशन शुरू कर देना चाहिए। Promoter shall execute register conveyance deed to all the allottees within 3 months। तो जो कन्वेयंस डीड होती है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की पेंडिंग होती है। तो यहाँ पे जो है गाइडलाइन सेट कर दिया महारेरा ने कि अगर आपकी ओसी आ चुकी है तो ओसी आने के विद इन 3 मंथ्स में जो है कन्वेयंस डीड जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है प्रोटेक्ट करेंगी एक सिटीजन को। ओके, बढ़ते आगे। लास्ट वाला पार्ट जो है वो है कंप्लायंस का। तो कंप्लायंस में क्या क्या चीजें आती है, जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ एजेंट्स, प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन। अगर किसी प्रोजेक्ट को एक्सटेंशन मिलना है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का मिलेगा। अगर कोई डिस्प्यूट है तो महारेरा के पास जाइए, वो जल्दी से जल्दी डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। डेवलपर टू शेयर द रीजन फॉर डिले, अगर कोई डिले हो रहा है तो बिल्डर को वो बताना है अलॉटी को। ओके, एनुअल ऑडिट्स होंगे फ्रॉम द सीए। कन्वेयंस डीड ऑफ द कॉमन एरियाज जो है, जो जल्द से जल्द कन्वेयंस डीड करनी है। रजिस्ट्रेशन फॉर डिफरेंट फेजेस, अगर समझो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसको फेजेस में डिवाइड करना है और फेजेस में डिवाइड करने के बाद ही जो है उसका कंस्ट्रक्शन शुरू करना है। हर एक फेज का अलग रजिस्ट्रेशन होगा। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन बिफोर लॉन्च, तो आप लोग सब लोग ने देखा होगा कि आजकल जब भी कोई महारेरा का नंबर आता है और कोई भी एडवर्टाइजिंग शुरू होती है तो महारेरा का नंबर उसके साथ साथ QR कोड जो है वो अटैच करना पड़ता है एक पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट में। तो ये सारी चीजें जो है महारेरा ने मैंडेटरी कर डाली है। ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ अप्रूवल शुड बी गिवन बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ अलॉटीज। तो जो अलॉटीज है उनको पूरा का पूरा जो ऑथेंटिकेटेड कॉपीज है वो बतानी पड़ेंगी। ओके, डेवलपमेंट ऑफ वर्क टू बी रिपोर्टेड ऑन टाइमली बेसिस। तो जो भी अलॉटमेंट हो रहा है और जो भी काम हो रहा है वो सारा का सारा काम जो है अपलोड होना चाहिए महारेरा की वेबसाइट पे ऑन 3 मंथ्स बेसिस। एवरी 3 मंथ जो है बिल्डर को अपडेट करना है महारेरा का वेबसाइट। तो बढ़ते आगे, यहाँ अब हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा महारेरा वेब पोर्टल के बारे में। अगर आप एक चैनल पार्टनर हो तो आई एम श्योर आप लोग ने महारेरा पोर्टल एक बार तो चेक किया ही होगा। ओके, महारेरा के अभी 2 वेबसाइट्स हो गए, एक पुरानी वेबसाइट हो गई और एक नई वेबसाइट हो गई है। जो पुरानी वाली वेबसाइट थी वो थी HTTPS, ये एक सिक्योर्ड वेबसाइट है क्योंकि इसमें HTTPS लिखा हुआ है, https://maharera.mahaonline.gov.in। और जो इनकी नई वेबसाइट है वो है https://maharera.maharashtra.gov.in। ये दोनों ही ऑफिशियल वेबसाइट्स है। नई वाली वेबसाइट जो है वो जो मैंने सेकंड बताई वो वाली नई वेबसाइट है। और ये वेबसाइट देखिए प्रमोटर्स यूज करते हैं, अलॉटीज यूज करते हैं और उसके साथ साथ रियल एस्टेट एजेंट्स यूज करते हैं। ओके, अगर आप देखोगे तो लैंग्वेज आपको 2 मिलेंगी वेबसाइट पे, एक तो है मराठी, दूसरी है इंग्लिश। ओके, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इनके अलावा कोई भी और वेबसाइट महारेरा की नहीं है। तो पढ़ते आगे। तो एज अ रियल एस्टेट एजेंट आप ये वेब पोर्टल जो है महारेरा का वो कब यूज करोगे? ओके, सो अगर आपको एज अ रियल एस्टेट एजेंट रजिस्टर करना है तो आप करोगे। अगर आपको आपका लाइसेंस रिन्यू करना है, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट के डिटेल्स देखने हैं, कोई कंप्लेंट्स करने हैं, अगर आपको कोई ऑर्डर्स या जजमेंट सर्च करने हैं तो वो आप करोगे। अगर आपको कोई पास्ट के जजमेंट्स या फिर कोई प्रोजेक्ट्स या कोई दूसरे एजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी या चेक करना होगा तो उसके लिए आप ये वेब सर्विसेज यूज करोगे। उसके साथ साथ अगर आप एक अलॉटी हो, अगर आपने घर लिया हुआ है तो आप कब यूज करोगे? तो आप प्रोजेक्ट की डिटेल्स देखने के लिए यूज करोगे। अगर आपको कोई कंप्लेंट करनी है उसके रिलेटेड हो सकता है,
अगेन अगर कोई पास्ट के जजमेंट्स है या फिर किसी प्रोजेक्ट को सर्च करना है उसके लिए यूज होगा। उसके साथ साथ यूज होगा मंथली कॉज लिस्ट के लिए। अब कॉज लिस्ट में आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई कंप्लेंट की है तो कंप्लेंट होने के बाद आपको महारेरा में के ऑफिस में बुलाया जाएगा अब उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करने के लिए। तो जो टाइम शेड्यूल होता है, कौन से दिन पे कौन से टाइम पे आपको कहाँ पर जाना है, ये लिस्ट अगर आपको चेक करनी होगी तो आप चेक करते हो इन व्यू कॉज लिस्ट में। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नहीं है, उसके रिलेटेड कंप्लेंट करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। एज अ प्रमोटर अगर आप बात करते हो तो आप प्रोजेक्ट रजिस्टर करोगे, प्रोजेक्ट के अपडेट्स डालोगे, अगर कोई करेक्शंस है, मॉडिफिकेशन है, एक्सटेंशन करना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप इस वेब पोर्टल पे करोगे। उसके साथ साथ जो पास्ट के जजमेंट्स है, अगर आपको कोई कंप्लेंट हुई है प्रमोटर के रिलेटेड तो अगर देखना है तो वो सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम जो नए फॉर्म्स होते हैं या फिर अगर एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए जो फॉर्म्स डाउनलोड करने होते हैं वो सारे के सारे फॉर्म्स आप वहाँ से डाउनलोड करोगे। तो ये हो गया हमारे वेब पोर्टल के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे राइट्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द अलॉटी। तो एक जो बंदा घर ले रहा है उसके क्या क्या राइट्स है इसके बारे में हम लोग जो है बात करने वाले हैं। ओके, तो अगर कोई भी बंदा घर ले रहा है तो पहली बात उसको जो है पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए उसके बिल्डिंग के रिलेटेड, बिल्डिंग के टाइटल के रिलेटेड, प्लान्स के रिलेटेड। ये सारी इंफॉर्मेशन महारेरा की वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। और उसके साथ साथ जो है जब भी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आएगा या कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा तो उसकी कॉपी प्रोवाइड की जानी चाहिए अलॉटी को। entitled to remedy by approaching RERA against wrongful cancellation of allotment। तो अगर किसी बिल्डर ने बिना रीजन दिए कैंसलेशन कर दिया है तो वो भी जो है उसके लिए कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए या फिर उसके लिए जो भी लॉस हुआ है वो कॉम्पनसेट करके मिलना चाहिए, प्रोविजन बनाया गया है। ओके, एंटाइटल्ड टू क्लेम कॉम्पनसेशन लॉस बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव टाइटल। समझो अगर बिल्डर ने जो है बिल्डिंग बांध दी है बट देन बुकिंग भी हो चुकी है बट टाइटल क्लियर नहीं है तो उसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या उसके रिलेटेड जो भी कॉम्पनसेशन देना है वो पूरा का पूरा राइट है एक अलॉटी का कॉम्पनसेशन मिलना। एंड एट द सेम टाइम एंटाइटल्ड टू एग्जीक्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड कन्वेयंस डीड। तो कन्वेयंस डीड जो है एक राइट है अलॉटी का। कन्वेयंस डीड का मतलब ये होता है कि जो भी कॉमन एरियाज होते हैं एक सोसाइटी के, जैसे कॉमन पार्किंग लॉट्स हो गए, लॉबी, लिफ्ट लॉबीज हो गई, रेफ्यूज एरियाज हो गए, जिम, स्विमिंग पूल, ये सारे के सारे एरिया जो है इसकी ओनरशिप जो है ट्रांसफर की जाती है फ्रॉम द प्रमोटर। बिल्डर के नाम से हटके ये जाती है सोसाइटी के नाम पे। तो ये कन्वेयंस डीड जो है जल्द से जल्द ट्रांसफर करनी होती है एक बिल्डर को। तो ये थे कुछ राइट्स ऑफ अलॉटीज। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं जिसका बोला जाता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो महारेरा को जो है बहुत सारी अथॉरिटी मिली है स्टेट गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, कि वो जो भी प्रॉपर्टी के रिलेटेड डिस्प्यूट्स है, न्यू प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स है वो रिजॉल्व कर पाए। ओके, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके हैं जहाँ से महारेरा अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। पहला है महारेरा या एजुडिकेशन, दूसरा है कंसिलिएशन फोरम और तीसरा है एपलेट फोरम। तो जब भी हम लोग बात करते हैं महारेरा एजुडिकेशन की, अब एजुडिकेशन का मतलब ये होता है कि मैंने किसी के अगेंस्ट डायरेक्टली कंप्लेंट कर दी है। ये बिल्डर अलॉटी के अगेंस्ट कर सकता है या अलॉटी बिल्डर के अगेंस्ट कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, बट यहाँ पे ऐसा है कि मैंने डायरेक्टली कंप्लेंट कर दी है। तो अगर कोई भी बंदा कंप्लेंट कर रहा है, समझो एक अलॉटी ने बिल्डर के अगेंस्ट कंप्लेंट करी है तो उसको फीस देनी पड़ेगी 5000 रुपीज अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए। और इस कंप्लेंट को रिजॉल्व करने के लिए एक बेंच बैठेगा, मतलब एक कमेटी बैठेगी, एक मेंबर्स पैनल बैठेगा मेंबर्स का, जिसमें ग्राहक पंचायत के लोग हो सकते हैं, लीडिंग कंज्यूमर बॉडीज जो है प्रमोटर्स की, जैसे क्रेडाई,
MCHI, क्रेडाई पुणे, नरेडको, ये सारे इंस्टीट्यूशन से कोई ना कोई जो बंदा है वो आएगा और रिप्रेजेंट करेगा और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। नेक्स्ट आता है कंसिलिएशन फोरम। कंसिलिएशन फोरम बेसिकली आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जिसको बोलते हैं वो है। यहाँ पे कंसिलिएशन की फीस जो है वो है 1000 रुपीज। 1000 रुपीज देके जो है कोई भी कंसिलिएशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। एक बार कंसिलिएशन के लिए कोई अगर रिक्वेस्ट करता है, मुझे कंप्लेंट नहीं करनी पर मुझे ऑफिशियली बात करनी है और अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है विदाउट कंप्लेंट किए, तो मैं कंसिलिएशन के लिए जाऊँगा। और अगेन कंसिलिएशन के लिए पैनल बैठेगा और अलॉटी और प्रमोटर के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। थर्ड है एपेलेट ट्राइब्यूनल। अब एपेलेट ट्राइब्यूनल आप ऐसे समझ सकते हो कि हायर अथॉरिटी है। अगर आपने किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट करी है और उस कंप्लेंट में से जो भी आउटकम आया है वो आउटकम अगर आपको पसंद नहीं आया है और आप उसको हायर अथॉरिटी के पास अपील करना चाहते हो, उस केस में आप एपेलेट ट्राइब्यूनल जो महारेरा की ही एक बॉडी है उसमें आप अपील कर सकते हो। और यहाँ पे अपील करने के बाद अगर आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल रहा है या सेटिस्फैक्टरी जजमेंट नहीं मिल रहा है, उस केस में जो है आप जा सकते हो डायरेक्टली इन हाई कोर्ट। ये आप कर सकते हो ओनली एंड ओनली जब आपने एपेलेट ट्राइब्यूनल में अप्लाई करा है, आपने एपेलेट ट्राइब्यूनल में कंप्लेंट करी है। ओके, अब कोई भी लेवल हो, एजुडिकेशन हो, कंसिलिएशन हो, एपेलेट ट्राइब्यूनल हो, यहाँ पे अगर आप कोई कंप्लेंट लॉन्च करते हैं तो कंप्लेंट 60 डेज में रिजॉल्व होनी चाहिए। अगर 60 डेज में रिजॉल्व नहीं करते तो महारेरा आपको जो है रीजन देगा कि क्यों वो नहीं कर सकते रिजॉल्व। एट द सेम टाइम जो भी डिसीजन आपको दिया गया है महारेरा के एंड से, अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप इसको चैलेंज करना चाहते हैं, तो चैलेंज करने के लिए भी आपके पास 60 डेज का टाइम है। तो प्लीज इसका आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं पीनल प्रोविजंस की कि क्या क्या पेनल्टीज हो सकती है एक पर्टिकुलर महारेरा एक्ट को फॉलो नहीं करने के लिए। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि आप आराम से इसको पढ़ सके, अंडरस्टैंड कर सके। ओके, अब यहाँ पे देखो ये डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में। प्रमोटर के लिए क्या पेनल्टीज है, रियल एस्टेट एजेंट के लिए क्या पेनल्टीज है एंड अलॉटी के लिए क्या पेनल्टीज है। ओके, अगर कोई भी प्रमोटर है जो प्रोजेक्ट रजिस्टर नहीं कर रहा है तो अप टू 3 साल की जेल हो सकती है एंड अप टू 10% कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का उसको फाइन लग सकता है। अगर कोई बिल्डर विदाउट रजिस्ट्रेशन, महारेरा में रजिस्ट्रेशन किए बगैर अगर कोई मार्केटिंग कर रहा है, एडवर्टाइजिंग कर रहा है, तो उसको अप टू 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का फाइन हो सकता है। तो जैसे मैंने बोला कि अगर समझो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 1 करोड़ तक का जो है उसको फाइन लग सकता है। कंटिन्यूज टू वायलेट द ऑर्डर्स, अगर कोई महारेरा के रूल्स को कंटिन्यूसली वायलेट कर रहा है तो अप टू 3 साल की जेल हो सकती है और फर्दर 10% का उसको जो है जुर्माना लग सकता है, उसको कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का फाइन लग सकता है। फॉल्स इंफॉर्मेशन इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, अगर कोई भी गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है रजिस्टर करने के टाइम पे, अगर समझो किसी ने बताया कि स्विमिंग पूल है बट आगे जाके पता चलता है कि स्विमिंग पूल नहीं है, तो ये गलत इंफॉर्मेशन देना हो गया, तो वहां पे जो है आपको अप टू 5% तक का जो है कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट पता चलेगा। कॉन्ट्रावेंशन टू द प्रिवेंशन ऑफ द एक्ट, तो अगर कोई भी एक्ट को फॉलो नहीं करता है तो अप टू 5% ऑफ द फाइन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का फाइन लग सकता है। फेलियर टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ द अथॉरिटी, every day fine for every day till the default continues can go up to 5% of the cost of the project। तो अगर समझो किसी ने कंप्लेंट करी है एक प्रमोटर के अगेंस्ट और प्रमोटर को महारेरा ने लिख के दिया है कि आपको 30 डेज में सो एंड सो पर्सन को एक्स अमाउंट का कॉम्पनसेशन देना है, अगर वो नहीं करते हैं फॉलो तो उसमें वो लोग फाइन भी लिख के देते हैं कि अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो आपको 20,000 रुपीज तक का फाइन जो है एवरीडे लगेगा। तो फाइन जो है 20,000 एवरीडे तक कंटिन्यू रहेगा
और उसके साथ साथ अप टू 5% ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब अगर जो प्रोजेक्ट अगर 100 करोड़ का है तो 5 करोड़ तक का जो है फाइन कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, मैं बार बार आपको बताना चाहता हूँ कि ये हम सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये रियलिटी नहीं होती। प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वेरी करेगा फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। ओके, फेलियर्स टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ द एपेलेट ट्राइब्यूनल। अगर समझो कोई भी बंदा है जो एपेलेट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहा है या बिल्डर है, तो अप टू 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन फॉर every day till the default continues can go up to 10% of the cost of the project or both। यहाँ पे देखो फाइन भी हो सकता है, उसके साथ साथ जेल भी हो सकती है या दोनों की सजा मिल सकती है। ओके, नॉन रजिस्ट्रेशन एंड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट। अगर कोई रियल एस्टेट एजेंट है वो महारेरा की डिटेल्स फॉलो नहीं कर रहा है, महारेरा के गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी जो है 10,000 रुपीज का फाइन है पर डे। और ये फाइन जो है, जो भी प्रॉपर्टी की डीलिंग करी है उसके 5% तक का फाइन हो सकता है। मतलब समझो अगर आपने 1 करोड़ की डील करी है तो आपको 5 लाख तक का फाइन भरना पड़ सकता है। आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट हुई है और अगर आपको कोई ऑर्डर पास हुआ है, अगर आप वो ऑर्डर पास नहीं करते हो या अगर आप वो फॉलो नहीं करते हो तो सेम 10,000 रुपीज पर डे का फाइन है एंड कैन गो अप टू 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द सेल। अगर एपेलेट ट्राइब्यूनल ने एक रियल एस्टेट एजेंट के अगेंस्ट कोई भी ऑर्डर पास किया हुआ है और वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो अप टू 1 year ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन फॉर एवरी डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज नाउ कैन गो अप टू 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लॉट और द सेल फैसिलिटेटेड। तो मतलब 1 साल तक की जेल भी हो सकती है और जो डील करी है उसके 10% तक का जो फाइन है वो लग सकता है। अगर एक अलॉटी है, अगर एक अलॉटी ने डिटेल्स या फिर एक अलॉटी है, अलॉटी अगर फॉलो नहीं कर रहा है रूल्स एंड रेगुलेशंस, उस केस में जो है क्या हो सकता है, तो पेनल्टी विल कंटिन्यू। ओके, जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू हो रहा है तब तक पेनल्टी कंटिन्यू रहेगी, जो भी पेनल्टी लिखी गई होगी, एंड अप टू 5% ऑफ द प्लॉट अपार्टमेंट और द कॉस्ट। तो 5% तक का जो उन्होंने घर लिया है उसके 5% कॉस्ट तक का फाइन देना पड़ सकता है। फेलियर टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ द एपेलेट ट्राइब्यूनल। देखो अब अगर अलॉटी है उसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर निकला है, उनको कोई कॉम्पनसेशन देना है, उस केस में अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो अप टू 1 year ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन फॉर एवरी डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज कैन गो अप टू 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्लॉट और द अपार्टमेंट। तो जो भी सेल उन्होंने या जो भी फ्लैट उन्होंने परचेज किया है उसके अप टू 10% तक का फाइन जो है वो उनको लग सकता है। तो महारेरा के रूल्स एंड रेगुलेशंस और पीनल प्रोविजंस काफ़ी स्ट्रिक्ट है और अगर फॉलो नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम्स है। सो ये आप सब लोग जो ये स्लाइड है इसको बहुत अच्छे से नोट करिएगा। अब हम बात करते हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन और प्रमोटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो अगर एक प्रमोटर है तो ओवरऑल उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उसके साथ साथ प्रोजेक्ट रजिस्टर कैसे करते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है कि रियल एस्टेट एजेंट कौन है। अगर कोई भी बंदा है जिसको एक रियल एस्टेट का ट्रांजैक्शन करने से मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट होने वाला है तो उसको एक रियल एस्टेट एजेंट या फिर एक रियल एस्टेट ब्रोकर जो है वो माना जाएगा। जब प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स रजिस्टर करना मैंडेटरी है। अगर कोई भी बिल्डर एडवर्टाइज कर रहा है, सेल कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है विदाउट रजिस्ट्रेशन विद महारेरा तो उनको पेनल्टीज फॉर श्योर लगाई जाएंगी। ओके, प्रमोटर शुड प्रोवाइड द प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट एंड कमेंसमेंट डेट व्हाइल रजिस्टरिंग। तो अगर कोई बिल्डर एक प्रोजेक्ट रजिस्टर कर रहा है तो उनको उसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट दोनों ही राइटिंग में एक डिक्लेरेशन और उसके साथ साथ एक एफिडेविट में मेंशन करके देनी होती है। सारे के सारे रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन ही होंगे
कोई भी अपनी फाइल लेके कोई भी प्रमोटर अपनी फाइल लेके महारेरा के ऑफिस नहीं जा सकता और ये नहीं बोल सकता कि आप ये मेरे फाइल्स हैं, आप इसको ले लीजिए। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो भी फीस लगती है वो सारी की सारी फीस जो है पे करनी पड़ेगी एक प्रमोटर को। ओके, इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल जो होता है ये एक डॉक्यूमेंट लगता है, कोई भी सीसी आने के पहले ये इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल का डॉक्यूमेंट लगता है, आईओडी लगती है, तो वो आईओडी लेके आना है और फिर ही जो है कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलने वाला है। ओके, जो भी फ्लोर प्लान है, सैंक्शन प्लान है, यूनिट प्लान है, पार्किंग का इंफॉर्मेशन है, जो भी एमिनिटीज और फैसिलिटीज बिल्डर प्रोवाइड करने वाला है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है महारेरा की वेबसाइट पे। कारपेट एरिया, बालकनी, गैराजेस, जो भी होगा ये सारे इंफॉर्मेशन मेंशन करनी है जब प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तब। जो भी प्रमोटर्स है, आर्किटेक्ट्स है, सीएस है, इंजीनियर्स है, इन सबके नाम, नंबर, एड्रेस जो है महारेरा की वेबसाइट के साथ जो है अपडेटेड होने चाहिए। अकाउंटेंट हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, सब कुछ होगा। 70% अमाउंट जो भी रिसीव करेगा बिल्डर, वो उसमें से जो भी पैसा रिसीव करेगा बिल्डर, उसमें से 70% जो है बिल्डर को डिपॉजिट करना है एस्क्रो अकाउंट में। ओके, तो इससे ये बन जाएगा कि वो मिसयूज नहीं कर सकते कोई भी पर्टिकुलर फंड्स का। अगर कोई भी विड्रॉवल करना है तो सीए, आर्किटेक्ट और इंजीनियर का जो अप्रूवल है वो तो लगेगा ही लगेगा। और अगर एक बार कोई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन 30 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, प्रमोटर को जो है जब भी वो प्रोजेक्ट रजिस्टर कर रहे हैं तभी उनको 5000 रुपीज का एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज होता है, वो पे करना पड़ता है। अगर प्रमोटर अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हैं, विड्रॉ करते हैं या उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, फिर भी ये 5000 रुपीज का एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज जो है ये रिफंड नहीं किया जाएगा। और जब भी कोई प्रमोटर एक डेट कम्युनिकेट कर रहा है तो वो डेट जो है उनको इंश्योर करनी पड़ेगी कि उस डेट तक, जो एंड डेट है, तब तक बिल्डिंग जो है बना के दे देनी है। सो ये डिटेल्स थी रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की। अब हम देखते हैं कि एक प्रमोटर की क्या ड्यूटीज है, क्या फंक्शंस है उसके। ओके, पहले तो उसकी ड्यूटी ये है कि उसको प्रोजेक्ट के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन महारेरा पे अपलोड करनी है। ओके, जो भी उसके रिलेटेड जितने भी टाइटल के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, मार्केटिंग मटेरियल है, प्लान्स हो गया, सैंक्शन प्लान हो गया, ये सारी डिटेल्स जो है उनको रेगुलरली अपडेट करनी है। ओके, प्रोवाइड क्वार्टरली अपडेट टू ऑफ द प्रोजेक्ट। एक प्रमोटर को जो है क्वार्टरली बेसिस पे 3 चीज़ों की अपडेट करनी पड़ती है। एक तो कितना फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया कि प्रोजेक्ट में कितना पैसा आया और वो कहाँ पे यूज़ हो गया। दूसरा, उनको बताना पड़ता है कि बिल्डिंग का पूरा काम कितना हुआ है, कितना वर्क कंप्लीट हुआ है। तीसरा, उनको ये अपडेट करना पड़ता है क्वार्टरली बेसिस पे कि कितना जो सेल हुआ है, कितनी इन्वेंट्री पेंडिंग है एक प्रोजेक्ट में। ये सारी इंफॉर्मेशन प्रमोटर को अपलोड करनी पड़ती है एक वेबसाइट पे। ओके, जो भी डिलीवरी, जो भी एमिनिटीज जो प्रोवाइड की गई है वो सारी की सारी एमिनिटीज जो है टाइमली डिलीवर करनी है। ओके, कन्वेयंस डीड जो होता है उसको एग्जीक्यूट करना है। जैसे ओसी आ जाती है उसके बाद विद इन 3 मंथ्स में जो है कन्वेयंस डीड जो है एग्जीक्यूट कराना है। और इसकी एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो होती है एक प्रमोटर की। डिफेक्ट लाइबिलिटी शैल बी फॉर 5 years फ्रॉम द टाइम ऑफ पोजेशन। तो एक फ्लैट देने के बाद, एक पोजेशन देने के बाद अगर उस फ्लैट में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है रिलेटेड टू कोई भी अगर डिफेक्ट्स है, जैसे लीकेज आ गया या फिर दीवारों पे फंगस आ गया, तो ये सारी चीज़ें जो है विदाउट कॉस्ट एक बिल्डर को उनको रिपेयर करके देना है, उनको वो डिफेक्ट जो है वो रिपेयर करके देना है। ओके, अगर वो डिले करते हैं तो अलॉटी को उनको इंटरेस्ट भी देना है। ओके, तो ये थी सारी फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ अ प्रमोटर। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं जहाँ पे हम बात करने वाले हैं हमारे जो चैनल पार्टनर्स हैं या जो ब्रोकर्स होते हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने से क्या बेनिफिट मिलेगा।
ओके या फिर महारेरा ने ये जो सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी है या फिर महारेरा के साथ एज अ ब्रोकर रजिस्टर करना ही पड़ेगा, इसके क्या बेनिफिट्स है? तो पहली बात तो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा पूरा का पूरा प्रोसेस। जैसे आप कोई पैन कार्ड बनाते हो या पासपोर्ट बनाते हो, सबके लिए एक सेम स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है। महारेरा चाहता है कि कोई प्रॉपर्टी ले उनके लिए भी एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस हो। ओके ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो डिलेज हो रहे हैं, जो मिस सेलिंग हो रही है, वो स्टॉप हो जाएगी रियल एस्टेट सेक्टर में। उसके साथ साथ अगर कोई डिस्प्यूट्स है तो वो जल्द से जल्द रिजॉल्व किए जाएंगे और पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है प्रोफेशनलिज्म आएगा और एक स्टैंडर्डाइजेशन आएगा रियल एस्टेट सेक्टर में। तो आगे के स्लाइड में हम ये देखने वाले हैं कि एक रियल एस्टेट का डेफिनेशन, रियल एस्टेट एजेंट का डेफिनेशन क्या है। तो महारेरा के हिसाब से एक रियल एस्टेट एजेंट का डेफिनेशन ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो एक ट्रांजैक्शन करके उसको मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हो रहे हैं तो भी जो है उसको एक रियल एस्टेट एजेंट माना जाएगा। और एक रियल एस्टेट एजेंट के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये अभी हम देखने वाले हैं। तो पहली बात तो हर एक ब्रोकर को महारेरा के साथ रजिस्टर करना मैंडेटरी है। अगर आप कोई भी सेल फैसिलिटेट कर रहे हो तो आपको रजिस्टर करना मैंडेटरी है। ओके अगर आपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर किया है, रेरा नंबर लिया है, तो आप महाराष्ट्र में ही जो है वो रेरा नंबर यूज कर सकते हो। आप महारेरा का नंबर गुजरात में, दिल्ली में, बेंगलोर में यूज नहीं कर सकते। आपको वहां के पर्टिकुलर स्टेट का रेरा आईडी लेना पड़ेगा अगर आपके मल्टीपल ऑफिसेस है तो। ओके महारेरा के पास पूरा राइट है कि वो आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर सकते हैं अगर आपके एप्लीकेशन में सारी इंफॉर्मेशन सही नहीं है तो। अगर आप महारेरा में लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो आपको विद इन 30 डेज जो है महारेरा को लाइसेंस आपको देना पड़ेगा। अगर वो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो आपको विद इन 30 डेज उनको रिजेक्शन रीजन जो है वो बताना पड़ेगा। सो गाइज अगर आपने रजिस्टर किया है महारेरा के वेबसाइट पे पर आपको 30 डेज तक अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है महारेरा से तो वहां पे जो है आपका एप्लीकेशन ऐसा काउंट किया जाएगा, डीम टू बी रजिस्टर ऐसा बोला जाएगा, जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है ऐसा माना जाएगा। और अगर आप एक महारेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर हो तो आपको सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा और हर 6 महीने में आपकी कितनी डील्स हुई है, आपके कितने रेवेन्यू हुआ है, ये अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन महारेरा के पोर्टल पे। बढ़ते आगे तो प्रोसेस क्या है महारेरा में एज एन एजेंट रजिस्टर करने के लिए। पहली बात तो आपको ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर फिलअप करना पड़ेगा। फिलअप करने के बाद जो है आपको ऑनलाइन प्रोसेस करना पड़ेगा, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। हम देखेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। ओके और आपको एक बात बताना चाहूंगा कि महारेरा का जो लाइसेंस है एक इंसान को एक ही लाइसेंस मिल सकता है। जैसे हमारा पैन कार्ड एक होता है वैसे ही जो है यहाँ पे एक इंसान को या फिर एक पर्टिकुलर ब्रोकर को एक ही लाइसेंस मिलेगा। एक बंदा 2 लाइसेंस नहीं ले सकता। दैट इज द केस। ओके और आपका लाइसेंस जो है वो 5 साल के लिए वैलिड रहेगा और 5 साल के बाद उसको आपको रिन्यू करना पड़ेगा। और ये जो वैलिडिटी है, अगर आपका लाइसेंस जो है वो आपको रिन्यू करना है तो रिन्यूअल का प्रोसेस जो है वो आपको 60 डेज प्रायर मतलब 60 दिन पहले से आपको जो है आपका रिन्यूअल प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। अब महारेरा में 2 कैटेगरीज है ब्रोकर्स की। पहली कैटेगरी है इंडिविजुअल जिसमें सोलो प्रोप्राइटरशिप भी आती है और दूसरी कैटेगरी है अदर देन इंडिविजुअल्स की, जहां पे कंपनीज, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, सोसाइटीज, एनजीओज ये सारे रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसे बंदे जो घर से ऑपरेट करते हैं तो आप जो है इंडिविजुअल्स में जाइए। अगर आपकी एक कंपनी है तो आप अदर देन इंडिविजुअल्स में जो है आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए बहुत ही सिंपल है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है फिलअप करने के बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप जो है ये पर्टिकुलर लाइसेंस नंबर जो है वो आपको दिया जाएगा। तो अब आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लगने वाले हैं। तो पहले तो आपका नाम,
दूसरा आपका रजिस्टर्ड एड्रेस जहां से आप बिजनेस ऑपरेट करने वाले हो। अगर आपकी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो उस प्रोप्राइटरशिप के सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एड्रेस प्रूफ लगेगा। अगर आपके मल्टीपल एड्रेसेस है तो सारे ऑफिसेस के एड्रेस आपको अपलोड करने पड़ेंगे। दूसरा आपको लगेगा पैन कार्ड। तीसरा आपको लगेगा आपका आधार कार्ड, या अगर आपकी कंपनी है तो आपको DIN लगेगा। अगर आप एक इंडिविजुअल रजिस्टर करना चाहते हो तो आपको लास्ट 3 इयर्स के IT रिटर्न्स लगेंगे। अगर आपके पास लास्ट 3 इयर्स के IT रिटर्न्स नहीं है तो आपको एग्जेम्पशन लेटर लगेगा आपके CA से। आपका जो एजेंट इनवॉइस होता है, आप जब इनवॉइस रेस करोगे तो लेटर हेड पे इनवॉइस रेस करोगे, वो लगेगा। आपकी पूरी की पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लगेगी, जैसे आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस। और एक बार आपने रजिस्टर कर लिया तो आपका लाइसेंस जो है वो 5 साल के लिए वैलिड रहेगा। और अगर आप नए हो तो आपको आपका एक्सपीरियंस अपलोड करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप एक ऑलरेडी एज अ ब्रोकर काम कर चुके हो तो उस केस में आपने लास्ट 5 इयर्स में क्या काम किया है वो भी आपको बताना पड़ेगा। अगर कोई क्रिमिनल केसेस है आपके अगेंस्ट तो वो भी बताने पड़ेंगे, या फिर आप जो है उसको रिजेक्ट कर सकते हो। आपके जो लेटर हेड्स है, रबर स्टैम्प है, आपका जो इमेजेस आप यूज करोगे, लोगोज आप यूज करोगे, वो सारे के सारे ऑथेंटिकेटेड कॉपीज आपको अपलोड करनी पड़ेगी महारेरा वेबसाइट पे। सो यहाँ पे हम अगर फीस की बात करते हैं तो जो इंडिविजुअली रजिस्टर करते हैं, मतलब इंडिविजुअल या सोलो प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर करेंगे, उनको 10,000 रुपीज की फीस है। और जो एज अ कंपनी या फिर अदर देन इंडिविजुअल कैटेगरी में रजिस्टर करेंगे तो आपको 1 लाख रुपीज की जो है आपको फीस देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे 18% GST भी लगती है, बट GST जो है सिर्फ और सिर्फ आपको एडमिनिस्ट्रेशन फी पे लगती है। तो मैं वो भी आपको जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज है वो है 500 रुपीज का। तो 500 रुपीज के ऊपर 18% आपको GST जो है वो पे करना पड़ेगा। तो अगर आप एज अ इंडिविजुअल हो तो आपको 10,590 रुपीज आएगा। अगर आप एज अ नॉन इंडिविजुअल रजिस्टर करना चाहते हो तो 1,0590 रुपीज जो है वो आपको पे करने पड़ेंगे। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो जैसे मैंने पहले बताया कि आप एक सिंगल लाइसेंस ले सकते हो, और सिंगल लाइसेंस के साथ साथ आप जो है महाराष्ट्र में ही वो लाइसेंस यूज कर सकते हो। दूसरे स्टेट में अगर आप वो लाइसेंस यूज करना चाहते हो तो आपको उस स्टेट का, आप दूसरे स्टेट में जाके ट्रांजैक्शंस करना चाहते हो तो आपको दूसरे स्टेट का जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा। ओके, सो गाइस यहाँ पे कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस की भी बात की गई है। तो अगर कोई ब्रोकर जो है अनफेयर प्रैक्टिसेस करता है, मतलब ओवर प्रॉमिस करता है, प्रोजेक्ट में जो डिटेल्स नहीं है वो उसमें अपनी डिटेल्स ऐड करके अगर वो कहीं पर पब्लिश कर रहे हैं या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं तो एक जो ब्रोकर है उनके लिए भी पेनल्टीज दी गई है। हमने पेनल्टीज ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, तो आप वो वाला स्लाइड जो है आप रेफर कर सकते हो। सो गाइज अभी जो हम चीजें देखने वाले हैं, जो महारेरा की जो बेसिक एक्ट के रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग है वो ऑलमोस्ट जो है हो चुकी है। अब रियल एस्टेट के रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ऐड की गई है महारेरा की ट्रेनिंग में। सो पहली चीज हम बात करने वाले हैं कमेंसमेंट सर्टिफिकेट की। सो क्या होता है कमेंसमेंट सर्टिफिकेट? अगर हम कमेंसमेंट सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो ये एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जिसकी वजह से बिल्डर को परमिशन मिल जाती है कि वो अपने प्रोजेक्ट का काम शुरू कर सकते हैं। तो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट के पहले आपको लेके आना पड़ता है, एक बिल्डर को लेके आना पड़ता है IOD आने के बाद जो है कमेंसमेंट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। एक बार कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसके बाद ही बिल्डिंग का काम शुरू हो सकता है। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलने के बाद बिल्डिंग का काम शुरू होगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब बिल्डिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट होने पे जो है गवर्नमेंट से आपको लेके आनी पड़ती है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, जिसको हम OC बोलते हैं, या फिर बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर OC या फिर BCC नहीं आया है किसी बिल्डिंग को तो वहां पे पोजेशन नहीं मिल सकती।
वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और उसके साथ साथ वाटर सप्लाई जो है वो 24 आवर्स नहीं हो सकता। सो इसके लिए ये तीनों सर्टिफिकेट जो है IOD, उसके साथ साथ CC और उसके साथ साथ OC, ये तीनों सर्टिफिकेट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टैक्सेस बाय प्रमोटर के। तो जब भी बिल्डिंग बन रही होती है उस टाइम पे प्रॉपर्टी टैक्स होता है या फिर उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है बिल्डर के पास अवेलेबल होती है और एक अलॉटी का पूरा राइट होता है कि वो ये इंफॉर्मेशन शेयर करे कि उसने सारे के सारे टैक्सेस जो है गवर्नमेंट को पे किए हैं टाइम टू टाइम। तो अलॉटी के पास ये राइट होता है कि वो जाके पूछ सकते हैं कि क्या ये टैक्सेस आपने पे किए हैं या नहीं किए जब बिल्डिंग बन रही थी। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अलॉटमेंट लेटर की। सो गाइस, अलॉटमेंट लेटर जो है, जब भी कोई आपका क्लाइंट किसी भी बिल्डिंग में बुकिंग करता है तो बुकिंग के साथ साथ उसको जो है दिया जाता है अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर बेसिकली आपको ये बताता है कि आपने कौन सा यूनिट, कौन से बिल्डिंग में, कौन से फ्लोर पे बुक किया है। और अलॉटमेंट लेटर आप तब तक ले सकते हो जब तक एक क्लाइंट ने जो है 10% तक का बुकिंग अमाउंट दिया है। तो अगर कोई भी बिल्डर 10% से ज्यादा, अगर कोई भी बिल्डर जो है 10% से ज्यादा पेमेंट चाहता है तो उस केस में उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसको अग्रीमेंट फॉर सेल करना पड़ेगा। सो अलॉटमेंट लेटर उसके पहले वाला प्रोसेस है। अगर कोई आपका क्लाइंट बुकिंग कर रहा है तो बुकिंग करने के टाइम पे उसको अलॉटमेंट लेटर मिलना ही चाहिए। ओके, अब हम लोग बात करते हैं रेरा कारपेट एरिया की। अगर हम लोग रेरा कारपेट एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है कि रेरा कारपेट एरिया कैसे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे महारेरा ने जो है डेफिनेशन दिया है। अगर आपको रेरा एरिया कैलकुलेट करना है तो आपको नेट यूजेबल फ्लोर एरिया ऑफ द अपार्टमेंट एक्सक्लूडिंग द एरिया कवर्ड बाय द एक्सटर्नल वॉल्स, अंडर सर्विस शाफ्ट्स, exclusive balcony or veranda area and exclusive open terrace, but including the area covered by internal partition walls of the apartment। तो ये डेफिनेशन काफी इलैबोरेटेड लगता है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा सिंपल करके बता देता हूँ। ये इमेज देखिए आप, इस इमेज में आप देख सकते हो कि ये जो रेड में कवर किया हुआ एरिया है, जो एक्सटर्नल वॉल्स है, जो सर्विस एरिया है, जो डेक है, ये सारी चीजें जो है, ये जो एनक्लोज बालकनी है, ये सारी एरिया जो है महारेरा में कवर नहीं होंगी। बट घर के अंदर जितना भी एरिया है और उसके साथ साथ इंटरनल पार्टीशन वॉल्स जो होती है, ये सारी की सारी काउंट की जाएंगी फॉर द महारेरा कारपेट एरिया। तो जो भी एक्सटर्नल वॉल्स है वो काउंट नहीं होगी, बालकनी, वरांडा ये काउंट नहीं होगा, सर्विस एरिया काउंट नहीं होगा। तो काउंट क्या क्या होगा? घर के अंदर का जितना भी एरिया है वो काउंट होगा, उसके साथ साथ पार्टीशन वॉल्स जो है वो भी काउंट होंगी। बढ़ते आगे हम बात करने वाले हैं अलॉटमेंट लेटर के साथ साथ। जो अलॉटमेंट लेटर है वो 10% का पेमेंट जब तक हो रहा है तब तक वैलिड होता है। उसके बाद अगर कोई भी बिल्डर 10% से ज्यादा का पेमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है अपने क्लाइंट से तो उनको अग्रीमेंट फॉर सेल जो है वो करना पड़ेगा और ये अग्रीमेंट रजिस्टर होता है और रजिस्टर किया जाता है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आप ये डेट जो है प्लीज नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से एक्ट के अंदर जो है अग्रीमेंट फॉर सेल जो है वो रजिस्टर होता है। तो इसका आंसर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके, अग्रीमेंट फॉर सेल जो है आपको सारी इंफॉर्मेशन देगा। अगेन ये टर्म्स एंड कंडीशंस बताता है कि पेमेंट कैसे होने वाली है या फिर आपको आगे वे फॉरवर्ड क्या है। और ये अग्रीमेंट फॉर सेल ये फिक्स कर देता है, ये ट्रांसफर करता है ओनरशिप फ्रॉम द बिल्डर टू द परचेसर। सो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं TDS की। सो पहले तो TDS का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ओके, अगर कोई भी बिल्डर जो है अगर फ्लैट बेच रहा है
तो बायर जो है अपने एंड से 1% TDS, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है जो मैं आपको बताऊंगा। तो बायर जो है TDS डिडक्ट करके वो बाकी का अमाउंट जो है पे करता है अपने बिल्डर को। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का 1% जो है वो TDS कट किया जाएगा, मतलब 1 लाख रुपीज। सो 1 लाख रुपीज बायर डायरेक्टली पे करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और 99 लाख जो है वो पे किया जाएगा टू द बिल्डर। ओके, अगर हमेशा याद रखिए कि TDS हमेशा बायर पे करता है, ना कि सेलर पे करता है। अब TDS डिडक्शन के भी कुछ रूल्स है। यहाँ पे अगर TDS डिडक्ट होना है तो उसके लिए प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से अबव की होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू .50 लाख है या उसके नीचे की है तो TDS डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख के ऊपर की है तो वहां पे टोटल अग्रीमेंट वैल्यू का 1% जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। तो समझो अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू है 51 लाख रुपीस, अग्रीमेंट वैल्यू है 51 लाख रुपीस, तो यहाँ पे 1% मतलब 51,000 रुपीस जो है वो डिडक्ट किए जाएंगे एज TDS। ओके, और यहाँ पे और एक पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा, TDS जो है एग्रीकल्चरल लैंड के ट्रांसफर पे नहीं लगता है। सो यहाँ पे मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वहां पे TDS डिडक्ट नहीं किया जाता। बाकी कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ऊपर है तो उस पे 1% TDS जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। सो गाइज, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं GST की। ओके, सो GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब हम लोग प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी में जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, अगर प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वहां पे GST एप्लीकेबल रहेगी। अगर प्रॉपर्टी ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, मतलब रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है, अगर उस बिल्डिंग में OC आ चुकी है तो वहां के जो ट्रांजैक्शंस होंगे वहां पे GST जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। ऑल्सो आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी लैंड का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वहां पर भी जो है GST एप्लीकेबल नहीं होगी। GST अभी करंट जो हमारा स्लैब चल रहा है उसमें 2 स्लैब्स है, एक है अफोर्डेबल हाउसिंग का और दूसरा है नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग का। तो अफोर्डेबल हाउसिंग में कौन से ट्रांजैक्शंस आएंगे? अगर किसी भी घर की ट्रांजैक्शन वैल्यू, अग्रीमेंट वैल्यू 45 लाख से कम है तो वो माना जाएगा अफोर्डेबल हाउसिंग। अगर 45 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन वैल्यू है, अग्रीमेंट वैल्यू है, तो वो माना जाएगा नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग। तो अफोर्डेबल हाउसिंग अगर है, अगर कोई भी परचेज हो रहा है और अग्रीमेंट वैल्यू जो है 45 लाख से नीचे की है तो 1% GST डिडक्ट होगी या फिर 1% GST पे करना पड़ेगा। अगर नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग है तो वहां पे 5% GST जो है वो एप्लीकेबल है एज पर द करंट GST स्लैब्स। नेक्स्ट चीज जो है हम देखने वाले हैं रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में। तो जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जब आप कोई भी क्लाइंट को रजिस्टर ऑफिस लेके जाते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करना पड़ता है। तो अब रजिस्ट्रेशन चार्ज कब लगता है? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर उसका रजिस्ट्रेशन होना है तो रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है वो लगने ही वाला है, इसमें कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है। बट यहाँ पे एक कैपिंग दी गई है, अगर कोई प्रॉपर्टी 30 लाख रुपीस से कम की है तो वहां पे 1% जो है वो रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी जो है 30 लाख के ऊपर है, समझो 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो वहां पे कैपिंग दी गई है 30,000 रुपीस की। तो समझ लो अगर आप 25 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो 1% के हिसाब से आपको 25,000 रुपीस पे करने पड़ेंगे एज रजिस्ट्रेशन चार्जेस। बट अगर आप 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आपको जो है सिर्फ पे करने पड़ेंगे 30,000 एज रजिस्ट्रेशन चार्जेस।
अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो होता है और जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है उनको बोला जाता है इंस्पेक्टर ऑफ जनरल रजिस्ट्रेशन, ओके। और जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो है हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908। इसके अंडर जो है सारे के सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन चार्जेस के रिलेटेड। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस के बारे में। तो जब हम स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी जो है रेडी रेकनर रेट के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है, बट इसका एक स्टैंडर्ड रेट जो है वो फिक्स किया गया है, ओके। तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, इंस्ट्रूमेंटेशन हो रहा है, उसके लिए स्टैम्प ड्यूटी जो है वो पे करनी पड़ती है। और मेन और वुमेन मतलब लड़के और लड़की के नाम पे अगर रजिस्ट्रेशन होने वाला होगा तो अलग चार्जेस है, और मुंबई सबर्ब्स में अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो अलग चार्जेस है, थाने डिस्ट्रिक्ट में अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो अलग चार्जेस है। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे, जैसे मुंबई में अगर कोई रजिस्ट्रेशन हो रहा है और अगर कोई लड़के के नाम पे रजिस्टर हो रहा है तो वहाँ पे 6% ऑफ स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस जो है वो पे करने पड़ेंगे। बट वही घर अगर किसी लड़की के नाम पे रजिस्टर हो रहा है तो 1% का कंसेशन मिलेगा, मतलब 5% स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और अगर थाने में रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो लड़के के नाम पे अगर रजिस्टर हो रहा है तो वहां पे 7% जो है स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और अगर किसी फीमेल के नाम पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो वहां पे 6% रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अब जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको पेन और पेपर दिया जाएगा, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वहां पे थोड़ा सा आप सतर्क रहिएगा कि क्वेश्चन क्या दिया है, रजिस्ट्रेशन किसके नाम पे हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करने के लिए कि स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस कितने लगेंगे। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन स्टैम्प ड्यूटी के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट चार्जेस के रिलेटेड। सो डेवलपमेंट चार्जेस देखो ऐसे चार्जेस होते हैं, इसमें 2 टाइप के चार्जेस होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस और दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस। एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस में जो सिविक अथॉरिटीज होती है जैसे बीएमसी वगैरह हो गया, जो उस एरिया को मेंटेन करते हैं उनको ये चार्जेस दिए जाते हैं। ये चार्जेस जो है आप कॉस्ट शीट में देखोगे तो आपको फॉर श्योर पता चलेगा, अराउंड 10 to 15% के आसपास ये चार्जेस होते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस जो होते हैं वो लिए जाते हैं क्लाइंट से, क्योंकि उस एरिया में अगर कोई ब्रिज, अगर कोई सी लिंक, अगर कोई हाईवे या अगर कोई ब्रिजेस बन रहे हैं या मेट्रो का नेटवर्क बन रहा है तो उस केस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो लिए जाते हैं। गाइस नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कॉस्ट शीट टर्मिनोलॉजीज के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे, जब आप कोई भी कॉस्ट शीट देखते हो तो वहाँ पे आपको नजर आएगा कि बहुत सारे अलग अलग चीजें ऐड की होती है। इसमें से कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया, आई एम श्योर आप सबको पता है इसके रिलेटेड। सुपर बिल्टअप एरिया या सेलेबल एरिया के हिसाब से कभी कभी जो है कैलकुलेशन किया जाता है। प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस PLC, अगर आपको सी फेसिंग चाहिए फ्लैट या आपको गार्डन फेसिंग फ्लैट चाहिए तो उसके लिए ये चार्जेस जो है अप्लाई किए जाते हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिफिकेशन चार्जेस, तो बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेने के लिए जो चार्जेस होते हैं वो ऐड किए जाते हैं। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट चार्जेस, तो जो भी रेड कलर के फायर होजेस जो आप देखते हो या फिर फायर के पाइप्स देखते हो बिल्डिंग में, वो इक्विपमेंट्स जो है वो यूज किए जाते हैं, उनका चार्ज होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस जो मैंने आपको अभी बताया। कार पार्किंग चार्जेस हो सकते हैं, क्लब मेंबरशिप चार्जेस हो सकते हैं। अगर बिल्डिंग में लिफ्ट है तो उसके लिए जनरेटर्स यूज किए जाते हैं तो उसके लिए पावर बैकअप चार्जेस होते हैं एडिशनल। फिर होता है स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सिंकिंग फंड चार्जेस होते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं और GST होता है। सो ये कुछ बहुत ही सिंपल सी टर्मिनोलॉजीज है जो आप कॉस्ट शीट में देखोगे। और आई एम श्योर ये पर्टिकुलर
जो सेशन है हमारा ये आपको हेल्प करेगा आपके लर्निंग में। आप ये वीडियो जो है बार बार देख सकते हो ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे तो आप आपके आरएम से कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप training@propertypistol.com पे मेल सेंड कर सकते हो। हम आपकी सारी क्वेरीज जो है वो हेल्प करने का ट्राई करेंगे। सो गाइज, मैं आपको यहाँ पे फिर से बताना चाहता हूँ कि हमने ये जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है ये सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए है, ये सिर्फ आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए है। आपने ये ट्रेनिंग देखने के बाद आप डायरेक्टली एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको जो 4 एजेंसीज के नाम हमने स्टार्टिंग में बताए थे उन एजेंसीज के पास जाके आपकी ट्रेनिंग करवानी ही पड़ेगी और उसके साथ साथ फिर बाद में आपको एग्जाम के लिए जाना पड़ेगा। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और आपको ये वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर बताइए। आप ईमेल कर सकते हो। अगर आपको कोई सपोर्ट की ज़रूरत है तो training@propertypistol.com पे आप उसको सेंड करिए। एंड थैंक यू वेरी मच इधर तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आपके आरएम को बताइए, फीडबैक दीजिए। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो वो भी आप बताइए, हम आपको पूरी हेल्प करने का ट्राई करेंगे। अगर आपको आपके टीम्स को ट्रेन करने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। training@propertypistol.com पे आप मेल सेंड करिए। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ Syndicate and I wish you best of luck and goodbye.